हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर से जिसका नाम है भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान के हम भौतिक प्रदेश समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसके पास ये बुक है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की, इसके RS फाउंडेशन की 41 जिलों की नई नई बुक है। इसका हम ये चैप्टर निकालो अपना। चैप्टर नंबर है अपना दोस्तों, चैप्टर नंबर है इसका 16 से 52 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक प्रदेश। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ना। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश क्या होता है नहीं करो। तो भौतिक प्रदेश, ठीक है, तो भौतिक प्रदेश जैसे अपने राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दो आधार पे वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण किया गया है व्यक्तिगत आधार, यानी कि व्यक्ति ने बताया है, उसके आधार पे किया गया है। और भौगोलिक, यानी जो हमने राजस्थान में परिस्थितियाँ देखी ना कि कहाँ जहाँ ऊंचा है कहीं नीचा है, उसके आधार पर, यानी कि भौगोलिक कारकों के आधार पर, जो इंडिया में भूगोल के आधार पे है ना। तो दो स्तर पर पढ़ेंगे हम। व्यक्ति ने बताया है और जो हमने भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर ये बताया। ठीक है, तो पहला हम व्यक्तिगत आधार पर पढ़ लेंगे। व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण प्रो सी मिश्रा के अनुसार राजस्थान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, क्यों किसके? प्रो वीसी मिश्रा है ना, ये मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी के अनुसार 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इनकी जो बुक है, बुक का नाम है, इन्हीं जो प्रोसी मिश्रा, इनकी बुक का नाम है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में बताया गया। इनकी बुक है जो कि 1967 में आई थी, में प्रकाशित हुई थी, है ना। ये बुक इनकी थी, मतलब ये इनकी थी। ठीक है दोस्तों, तो नहरी प्रदेश पहला, इन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में पहला है नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश मतलब क्या है? जहाँ नहर सुविधा प्रदेश है। तो नहरी प्रदेश कहाँ पर होगा दोस्तों? हम जानते हैं गंगानगर में, यहाँ पर नदी है जो इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर से हमने नहर निकाली गई है ना, बहुत सारी नहर निकाली गई, इसलिए इसको नहरी प्रदेश के नाम से रखा गया है। ठीक है, फिर दूसरा आएगा शुष्क प्रदेश। और ये शुष्क प्रदेश कहाँ पर होगा दोस्तों? ये शुष्क प्रदेश जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ शुष्क प्रदेश होगा। तो हमने ये जो एरिया है पूरा शुष्क प्रदेश होता है, इसलिए हम इसको मरुस्थल, इसको मरुस्थल भी कहते हैं। इसके लिए अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। अरावली प्रदेश, जहाँ अरावली प्रदेश यानी कि जहाँ पर हरियाली पाई जाती है और पहाड़ है, इसको बोलते हैं हरियाली। अरावली प्रदेश में बांटा गया है। अर्ध शुष्क प्रदेश यानी कि जो अर्ध शुष्क है, यानी कि यहाँ से लेकर के, यहाँ तक का भाग है, इसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहेंगे। और जो पूरी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूरी वाला समझ रहे हैं, पूरी वाला ये वाला पूर्व वाला हिस्सा, और जहाँ कृषि की जाती है, यानी कृषि, ठीक है, पूर्व कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। क्योंकि अलवर जानते हो, अलवर जो स्टेट है ये ना औद्योगिक के लिए प्रसिद्ध है ना दोस्तों। तो चंबल एवं भीड़ प्रदेश, चंबल का इलाका, चंबल कौन सा है? ये जो जो अपना ये हड़ूती वाला क्षेत्र है, इसको चंबल एवं भीड़ प्रदेश है ना, क्योंकि यहाँ चंबल से, यहाँ से निकलती है ना चंबल नदी। तो चंबल एवं भीड़ प्रदेश एवं दक्षिण एवं पूर्वी कृषि प्रदेश, यानी कि दक्षिण है ये, दक्षिण का, और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले अब आएगा भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। तो भौगोलिक कारकों के आधार पर जहाँ कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो भौगोलिक कारकों यानी ऊंचावत, यानी कि ऊंची जगह है, और चावत मतलब ऊंची नीची जगह है ना, ऊंचावत एवं जलवायु, कहीं कहीं जलवायु अलग है, कहीं की जलवायु अलग है, उसके आधार पर राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है ना दोस्तों। तो 4 प्रदेशी भागों में बांटा गया है। पहला है अरावली, दूसरा हड़ूती तीसरा है पूरी मैदान, और चौथा है मरुस्थल, है ना दोस्तों। तो मरुस्थल है, इन 4 भागों में बटा गया है। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहले हम थोड़ा बेसिक नॉलेज जान जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक नॉलेज जानते हैं। अपरदन किसको कहते हैं? यानी कि इस स्थान से, यानी कि समुद्र में या नदियों द्वारा अब एक स्थान से टूटने के बाद दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। जैसे होती है ना कुछ चट्टानें एक स्थान से दूसरी जगह कटती रहती है ना, जैसे नदी भागे जाती है, तो क्या करते हैं, नदियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूटने के बाद दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है ना, दूसरी जगह स्थानांतरित होना अपरदन कहलाता है। समझ गए दोस्तों। तो अब हम देखेंगे तो क्षेत्रफल, तो राजस्थान सबसे पहले हम देखेंगे मरुस्थल का है ना। तो अब मैं सबसे पहले बात करूँगी कि जैसे कि इसमें 4 भौगोलिक प्रदेश मैंने बताया ना, है ना। तो 4 में से, तो पहले 4 में से जो मरुस्थल है ना, तो मरुस्थल
अरावली और पुरी मैदान और हरदोई इनकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, भौतिक प्रदेशों की सामान्यतः जानकारी। सबसे पहले हम मरु प्रदेश यानी कि हम मरुस्थल की बात करेंगे। मरुस्थल कौन सा भाग है? ये वाला मरुस्थल का भाग है। तो हम जानेंगे मरुस्थल में। देखो मरुस्थल में क्षेत्रफल कितना है मरुस्थल का? 61.11%। ठीक है, पूरे राजस्थान में 100 में से 61.1% उसका है मरुस्थल का भाग है, जिससे ना मरुस्थल का भाग है। और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या यहाँ 40% निवास करती है। और यहाँ जो जिले हैं, जिले कितने हैं? 12 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिले, इसमें जिले कितने आते हैं? तो 12 जिले आते हैं। ठीक है, 12 जिले आते हैं। और इसमें मिट्टी, यहाँ मरुस्थल में कौन सी मिट्टी, कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी भी कहते हैं, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। जलवायु वहाँ की कैसी है? तो जलवायु दोस्तों यहाँ पर शुष्क रहेगी, यानी सूखा रहेगा, और अर्धशुष्क भी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अरावली के बारे में। तो अरावली जो है दोस्तों, अरावली को यानी कि अरावली में जो उसका क्षेत्रफल कितना है? अरावली का 9% है। अरावली का क्षेत्रफल कितना है? 9% है। और जो यहाँ जनसंख्या निवास करती है अरावली में, तो इसका जो जनसंख्या निवास करती है वो 10% है। ठीक है, और हम बात करें पूरी मैदान की, बात करते हैं। ये रहा पूरी मैदान में हम जो जनसंख्या जो यहाँ का क्षेत्रफल है पूरी मैदान का, वो है 23%। और जनसंख्या यहाँ 39% निवास करती है। ठीक है, और जो अपना हड़ौती प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 6.9% है। और यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो यही है। देखो तो अरावली में कितनी है? 9% है। जनसंख्या 10% है। यहाँ इसमें 13 जिले आते हैं। मुख्यतः 7 जिले हैं। मुख्यतः तो 7 जिले ही आते हैं, लेकिन 13 जिले क्या है और भी शामिल है। और इस पर यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, श्योर है, जानते हो अरावली एक पर्वत है, तो यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाएगी? मिट्टी यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, है ना। और जो जलवायु है वो कैसी पाई जाएगी? उपाद्र जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाएगी, है ना। और जो पूरी मैदान है ना, पूरी मैदान में जो क्षेत्रफल है पूरी मैदान का, वो है 23%। जो पूरी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 23% है। यहाँ जनसंख्या 39% निवास करती है। और जिले इसमें कितने आते हैं? तो 10 जिले आते हैं। उसमें जहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी या कछाई मिट्टी पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? ये जल के द्वारा इकट्ठा करके आती है, आती है। इसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, है ना। और यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और हड़ौती, अब हम बात करेंगे हड़ौती की। तो हड़ौती कैसी है? हड़ौती जो यहाँ पर जो यहाँ हड़ौती है, हड़ौती पे हड़ौती का जो क्षेत्रफल कितना है? 6.89% है। हड़ौती का दूसरा नाम क्या है? माल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, वो दूसरा नाम माल प्रदेश है। और जो इसका जो है, और यहाँ पर जो जनसंख्या है 11% निवास करती है। क्षेत्रफल 6.89% है। और इसमें मुख्यतः 7 जिले आते हैं। और यहाँ मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी बोल दो या कपासी मिट्टी बोल दो या रेगुर भी कहते हैं। इस मिट्टी को, काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो वायु पाई जाती है उसको बोलते हैं अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र समझिए ना दोस्तों, अति आर्द्र जैसे वो होती है ना, वायु में नमी उसी होती है ना, उसको बोलते हैं अति आर्द्र, है ना। अति आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और जो पूरी मैदान का दूसरा नाम मैदानी प्रदेश भी कहते हैं। अरावली का दूसरा नाम मेरू प्रदेश भी कहते हैं। मरुस्थल का जो अन्य नाम है इसको मरु प्रदेश, यानी मरु प्रदेश और मेरू प्रदेश। दोस्तों ये याद रखना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको खास तौर पे याद रखना है कि जो अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश को मेरू बोलते हैं। ये मेरी मेरू है, मतलब मेरू प्रदेश याद करना है अरावली को। और मरुस्थल को तो मरु का मरु, तो हम जान जाएंगे मरुस्थल पर को मरु कहते हैं। और अरावली का मेरू आ जाएगा तो समझना अरावली। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को। इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, यानी कि उत्तर में और पश्चिम में ये भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं? उसको भाग को हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 33 सागर से हुआ है। इसका निर्माण जो है ना, मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से हुआ है। इसको ये किस काल में हुआ था? ये टर्सरी काल में इसका विकास हुआ है। टर्सरी काल बोल सकते हैं आप, प्लीस्टोसीन, है ना, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। वर्तमान काल कौन सा चल रहा है? हेलोसीन काल। जो वर्तमान अपना काल चल रहा है इसको बोलते हैं हेलोसीन काल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं मरुस्थल का विकास। देखो अपने जो राजस्थान का मरुस्थल है ना, वो है 17,500 किलोमीटर, 1,75,000 किलोमीटर है। ठीक है,
क्षेत्रफल की है, लंबाई इसकी कितनी है 640 किलोमीटर है। कितना है देखो, ये जो है ना ये अपना राजस्थान है। राजस्थान की जो ये मरुस्थल है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ ये इसकी लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 640 किलोमीटर। और उसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी कितनी है 300 किलोमीटर है ना दोस्तों। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ी जो इसकी लंबाई है ना दोस्तों, लंबाई तो कितनी है इसकी, लंबाई इसकी है, लंबाई तो इसकी 640 किलोमीटर है। और जो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 200 से 300 किलोमीटर, 200 से 300 मीटर है, ठीक है। और जो हाई और ये जो ये होता है, ये हरियाणा की बॉर्डर तक है। तो ये मतलब ये जो है ना यहाँ तक, यानी हरियाणा को बॉर्डर तक है, ठीक है दोस्तों। मरुस्थल का ढाल है, जो मरुस्थल का ढाल किस हिसाब से है, मतलब जो नदी है ना, नदी किस ढाल समझिए, ढाल मतलब जो नदी किस हिसाब बहती है वो ढाल देखना है हमको। तो मरुस्थल का ढाल किस तरीके से किस तरफ है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कि उत्तर पूर्व से है ना, उत्तर पूर्व से यानी कि ये रहा, उत्तर और पूर्व से है ना, दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण और पश्चिम की ओर। यानी ये जा रहा है ना, देखो ये देखो, ये है ना, ये ऐसे जा रहा है, तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो अपना ढाल किसे ऐसे है, ठीक है। तो ये ढाल अपनी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी नदी है, इसको बोलते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का बहाव है, ये लूनी नदी का है। और ये घग्गर नदी का बहाव है, ठीक है दोस्तों। इसी आधार पर मरुस्थल का ढाल बताया गया है ना। और जो ये मरुस्थल का जो अध्ययन है ना, तो ये मरुस्थल का अध्ययन है, जलवायु के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिड डेजर्ट, इसको बोलते हैं सेमी डेजर्ट, ठीक है। तो उसका जो शुष्क मरुस्थल है, इसको राठी प्रदेश भी कहते हैं। तो जो शुष्क मरुस्थल है, इसको राठी प्रदेश भी कहते हैं। वर्षा यहाँ कितनी होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। जो शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर देखो वर्षा मतलब बहुत कम होती है। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर हो जाती है। सब बाई चांस 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्षेत्रफल इसका कितना है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जो अर्ध शुष्क है ना, जो अर्ध शुष्क है, इसका जो इसको दूसरा नाम क्या है, इसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश, यानी अर्ध शुष्क यानी कम शुष्क है, यानी कि ये अर्ध शुष्क, ये शुष्क प्रदेश है ना। तो जो अर्ध शुष्क है ना, इसको अर्ध शुष्क या बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ वर्षा कितनी होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। क्षेत्रफल इसका कितना है, 75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है ना वो है 75,000 किलोमीटर। कितना है, 75,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ने के बाद देता था 1,75,000 है ना मरुस्थल, पूरा टोटल मरुस्थल, ठीक है। राठी प्रदेश भी कहते हैं, यानी शुष्क प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ राठी गाय पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, राठी गाय पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको शुष्क प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहते हैं। यानी शुष्क क्षेत्रों में क्या है, राठी गाय पाई जाती है, यानी गाय की नस्ल होती है राठी गाय पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। शुष्क प्रदेश है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, जिससे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांटा गया है। बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया है। ऐसा क्षेत्र जहाँ बालिका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वह पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जैसे कि हामदा है ना, समझ रहे हो। यानी कि बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हामदा कहते हैं। तो बालिका स्तूप क्या है दोस्तों, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना। जो शुष्क प्रदेश क्या होते हैं, शुष्क प्रदेश यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, एक तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और ये शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं शुष्क प्रदेशों को। पहला है बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि बालिका, जो आपने देखा राजस्थान में बालिका स्तूप पाए जाते हैं, तो जहाँ पर बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं, वो भाग कितना परसेंट है, 41.5%। तो इसने लिखा है ना बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी मुक्त यानी कि है नहीं वहाँ पर, है ना। वो बालिका स्तूप युक्त प्रदेश यानी युक्त है, यानी कि वहाँ पाए जाते हैं। वो कितना परसेंट है, 58.5% है। तो हम पहले पढ़ेंगे बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है, ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिका स्तूप नहीं पाए जाते हैं ना,
तथा क्योंकि वहाँ पथरीला मरुस्थल यानी कि जहाँ वहाँ क्या पाए जाते हैं, पथरीले पत्थर पाए जाते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं पथरीला मरुस्थल भी कहा जाता है ना, जिसे हामदा कहते हैं। पथरीला जो भाटे वाटे पड़े रहते हैं ना, पथरीला जो भाग होता है उसको मरुस्थल को हम उस मरुस्थल को हम हामदा कहते हैं। उस पथरीले भाग को हम क्या कहते हैं, हामदा कहते हैं। राजस्थान में मुख्यतः हामदा का विस्तार कितना है, कहाँ तक है, तो जैसलमेर में जो पोखरण जो है ना, पोखरण रामगढ़ और लोहद्रवा है ना। फलोदी का जो दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग है ना, होता है ना, जो फलोदी का जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है ना, ये भी किसके अंदर है, हामदा में आता है ना। और जो बाड़मेर का जो उत्तरी भाग है ना, वो भी कौन सा है, शुष्क प्रदेश यानी कि हामदा कहते हैं ना, जो बाड़मेर का जो उत्तरी भाग है। ठीक है, अब बालिका स्तूप युक्त प्रदेश है ना, तो बालिका स्तूप युक्त प्रदेश यानी युक्त मतलब जो यहाँ बालिका स्तूप पाई जाती है। तो अर्थ है जैसे कि मान लो कि जो पवन होती है ना, पवनों से मिट्टी का निक्षेपण बालिका स्तूप कहते हैं ना। तो जो पवन क्या होता है, पवन के द्वारा क्या होता है, मिट्टी लाई जाती है। तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी का क्या होता है, जमाव हो जाता है, जमाव को क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो जब ये हवा द्वारा मिट्टी का जमाव को निक्षेपण कहते हैं, और निक्षेपण को ही जो जमा हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बालिका स्तूप कहते हैं। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण यानी जमाव किया जाता है तब तो निर्मित स्थलाकृति यानी एक जिस स्थल पर क्या होती है, बहुत भयंकर मतलब बालिका स्तूप जमा हो जाती है, तो एक आकृति बन जाती है, जिससे हम बोलते हैं उस स्थलाकृति को हम बालिका स्तूप कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालिका स्तूप जैसलमेर में पाई जाती है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक बालिका स्तूप आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको मिलेगी जैसलमेर में ना। उत्तरा तथा सभी प्रकार के बालिका स्तूप जोधपुर में है ना। और आपको मतलब राजस्थान में कई प्रकार की बालिका स्तूप पाई जाती है। जो कई प्रकार की बालिका स्तूप है ना, वो आपको ज़्यादातर तो जोधपुर में देखने को मिलेगी। और बल्कि सर्वाधिक बालिका स्तूप कहाँ पाई जाती है, वो आपको पाई जाती है जैसलमेर में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आएगा बालिका स्तूप के प्रकार। तो अब हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से बालिका स्तूप पाए जाते हैं। तो पहला है बरखान, दूसरा है अनुपस्थ बालिका स्तूप, फिर तीसरा है अनुदैर्घ्य बालिका स्तूप, चौथा है पैराबोलिक या परवलय बालिका स्तूप है ना, पांचवा है सीफ, छठा है तरुणमा बालिका स्तूप, सातवां है सब्र कपीस बालिका स्तूप, आठवां है नेटवर्क बालिका स्तूप है ना, नौवां है अवरोधी बालिका स्तूप। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बरखान। तो बरखान क्या होता है दोस्तों, तो बरखान हम जानते हैं। देखो बरखान क्या होता है, तो बरखान क्या होता है दोस्तों, तो ये जो बरखान होता है ना, तो जो ये बरखान होता है, तो ये बरखान क्या होता है, ये देखो ये पूरा भाग दिख रहा है ना आपको, ये है ना, ये क्या होता है, ये क्या है, एक अर्धचंद्राकार आकृति के जैसा होता है। ये देखो आधा है ना, आधा, और ये चंद्राकार यानी चंद्रमा भगवान होते हैं ना, उनके जो आधा आकार की आकृति के जैसा दिखाई देता है ये। और हवा क्या करती है, हवा इधर से चलती है और ये ऐसे चंद्राकार आकृति की तरह बालिका स्तूप बनाती है ना। तो हवा यहाँ से चल रही है, इसको ऐसे खींच देती है, मतलब वैसे बना देती है ना, तीर की जैसे, है ना। और जो इसका जो भाग होता है ना, ये तो हम क्या करेंगे, देखो जो अवतल है ना, अवतल ये क्या है, अवतल की तरह दिख रहा है आपको ना, अवतल है ना, ये क्या अवतल ढाल है ना, इसकी तरह दिख रहा है। ये जो पवन के ना, ये क्या है, पवन की विमुख यानी पवन तो इधर की साइड हो रहा है, और पवन की जो मुख की साइड ना आकर जो विपरीत साइड आता है उसको बोलते हैं विमुख। तो विमुख जो भाग होता है ना, इसको विमुख भाग, यानी इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी पे होती है ना। और इसकी जो ऊंचाई होती है ना, 10 से 20 मीटर तक ही हमको देखने को मिलती है ऊंचाई, यानी इतनी ऊपर ऊंचाई होती है ना, इससे इतनी ऊंचाई तक हमको 10 से 20 मीटर तक देखने को मिलती है ना। वो जो पवन की वो जो उत्तल ढाल है, ये जो उत्तल ढाल है, इसको बोलते हैं उत्तल ढाल, यानी पवन के सम्मुख यानी मुख के सामने, इसको बोलते हैं ठीक उत्तल ढाल। अब जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण नहीं जमाव किया जाता है, तो निक्षेपण से यह अर्धचंद्राकार आकृति में यह बनता है, अर्धचंद्राकार आकृति में यह बन जाता है।
तो निर्मित स्थलाकृति को हम बरखान कहते हैं, है ना। और बरखान सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में है ना, बरखान सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में यानी शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा, चुरू के जो पास में जो बलारी गाँव है ना, जो बलारी गाँव में आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये देशनोक जो कि बीकानेर में पड़ता है ना, तो बरखान सर्वाधिक देशनोक बीकानेर में भी मिलेंगे देखने को। सूरतगढ़ जो कि श्री गंगानगर में है ना, सूरतगढ़, वहाँ भी देखने को मिलेंगे। और जो विशेषताएं कैसी हैं, विशेषताएं हैं बरखान सर्वाधिक गतिशील व स्थानांतरित बल का स्तूप है। जो बरखान है ना, सर्वाधिक गतिशील और स्थानांतरित बल का स्तूप है। तो जो बरखान होती है ना, बरखान क्या है, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, है ना, सर्वाधिक गतिशील और स्थानांतरित बरखान, यानी कि स्थानांतरित होते रहते हैं। कभी यहाँ पर है तो कहीं से यहाँ से स्थानांतरित होगा, कहीं वो चल जाएंगे। तो ये क्या है, स्थानांतरित बल का स्तूप है, क्योंकि कारण क्या है, इसका मस्तूलीकरण में इनका योगदान है। यानी कि मस्तूलीकरण को ना बढ़ाते रहती है, समझ। तो ये मस्तूल में विस्तार में सहायक होते हैं, कौन, बरखान, है ना। तो जो अनुप्रस्थ बालिका स्तूप है ना, तो अनुप्रस्थ बालिका स्तूप, जब भी अनुप्रस्थ आ जाए ना, अनुप्रस्थ का मतलब होता है समतल, है ना। तो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स है ना, बालिका स्तूप। अनुप्रस्थ यानी कि होता है कि समतल, यहाँ समतल में जो होता है ना, समकोण, जो अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ को आप समकोण मान लो ना, अनुप्रस्थ को आपको समकोण मानना है ना। तो जब ये हवा इधर से आती है ना, इधर से आती है, तो क्या बहुत सारी मिट्टी का ही जमा हो रहा है, ये जो क्या है, रेत का क्या जमा हो रहा है। परंतु ये समकोण में क्या होता है, समकोण में क्या है, ये जैसे ये पेड़, ये ना, ये समकोण में क्या है, यहाँ वनस्पति लगी है, पेड़ पौधे लगे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ना रोक लेते हैं, ऐसे करके रोक लेते हैं, वनस्पति को, मतलब जो होती है ना, रेत होती है ना, रेतों को रोक लेंगे, आगे जाने नहीं देंगे, यानी कि इधर की साइड नहीं जाने देंगे, है ना। तो इधर की साइड ना जाने से क्या होता है, ये जो यहाँ पर मतलब इकट्ठा होती है, रेत हो जाती है। तो इन रेतों को हम अनुप्रस्थ बालिका स्तूप कहते हैं, अनुप्रस्थ बालिका स्तूप कहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार और, तो अनुप्रस्थ होता है समतल, यानी कि 90 डिग्री पे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, तो पेड़ पौधे ऐसे लग जाते हैं, ऐसे, है ना। तो ऐसे लगने से क्या होता है, यहाँ पे जितने भी रेत होती है ना, इसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो जिसका क्या है, समकोण पे रहता है, तो यहाँ पर रेत इकट्ठा होती है। तो इन रेतों के इकट्ठा के होने के कारण क्या होता है, ये अनुप्रस्थ बालिका स्तूप का निर्माण होता है, ठीक है। घग्गर बेसिन किसे कहते हैं, जैसे कोई भी नदी या नाला जहाँ बरखान झरने से इकट्ठा करके बहता है, जहाँ जो बरसात है ना, बरसात या झरने से इकट्ठा करके बहता है, बेसिन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अनुप्रस्थ बालिका स्तूप हो गया। तो इसका हम जो पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है, तो ना, तो जब पवन द्वारा तो मिट्टी का जो निक्षेपण है ना, मिट्टी का जो जमा होता है, वो समकोण पर हो जाता है। समकोण पर जैसे ये पेड़ पौधे इनको रोक लेते हैं, तो ये ऐसे टिक जाते हैं, ना। तो ऐसे टिक जाते हैं, तो उसका निर्मित जो स्थला आकृति होती है ना, उसको हम अनुप्रस्थ बालिका स्तूप कहलाती है। अनुप्रस्थ मतलब जान सकते हैं, अनुप्रस्थ का मतलब समझ लो सिंपल भाषा में लंब, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये पुंगल यानी कि जो बीकानेर में पाए जाते हैं। और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में आपको देखने को मिलेंगे। रावतसर में देखने को मिलेंगे, रावतसर में मिल जाएंगे देखने को, अनुमान और शेखावाटी क्षेत्र में ना। और विशेषता क्या होती है, सर्वाधिक स्थिर बालिका स्तूप होते हैं। ये सर्वाधिक स्थिर बालिका स्तूप, स्थिर भी ज़्यादा, स्थिर मतलब होते हैं इनको आगे बढ़ने नहीं देते ना पेड़ पौधे, इसलिए सर्वाधिक क्या स्थिर बालिका स्तूप कहते हैं। और ये अनुदैर्घ्य जो बालिका स्तूप है ना, अनुदैर्घ्य यानी क्या होता है, इसका मतलब समझ लो समांतर, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य या रेखीय बालिका स्तूप, जिसमें क्या होता है, जैसे ये हवा इधर आ रही है ना, तो ये रेत क्या ऐसे सॉफ्ट तरीके से ऐसे, है ना, सोइल ऐसे जमा हो जाती है ना, ये ऐसे जमा हो जाते हैं ना, इनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य या समांतर के। जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा, मतलब पवन की दिशा में ही, यानी समांतर में होता है निक्षेपण, जमाव पवन की, मतलब हवा की, पवन जो हवा है ना, पवन की दिशा में समांतर होता है। तो नियमित जो स्थलाकृति होती है उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य रेखीय बालिका स्तूप कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में।
सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाए जाते हैं। जोधपुर और इसके बाद जोधपुर और बाड़मेर को देखने को मिलेंगे। यह बालिका स्तूप लूनी, जवाई और घंकर बेसिन के पास भी पाई जाती है ना। सर से कहाँ पाई जाती है? अब पाएगा पैराबोलिक या प्रबल्य बालिका स्तूप। पैराबोलिक क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा हुआ मैथ में प्रबल्याकार है ना, तो प्रबल्याकार जानते हो ऐसे होता है ना, प्रबल्य है ना, प्रबल्य मतलब ऐसे होता है ना प्रबल्य। तो हम जानते हैं, तो पवन जो होते हैं ना, पवन जो बरखान होते हैं, बरखान को थोड़ा सा और अंदर की साइड धकेल दो, तो ये आकृति होती है ना, ये मतलब ये क्या है, ये इसको थोड़ा सा ये कम मुड़ा होता है ना, कम मुड़ा होता है, इस कारण क्या है ये, और ये पवन यहाँ से मोटा होता है ज़्यादा और यहाँ से ज़्यादा कम मुड़ा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बरखान। मतलब इसको ना, जो ये बरखान है, तो बरखान से क्या होता है, इसको मतलब ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक। यानी बरखान से थोड़ा सा बरखान के बिल्कुल विपरीत होता है ना दोस्तों, तो ये इसको बोलते हैं पैराबोलिक है ना। अब पैराबोलिक बालिका स्तूप बरखान के विपरीत होता है और हेयर पिन, जैसे हेयर पिन होता है ना, हेयर पिन लड़कियों की जो हेयर पिन होती है बालों वाली, वो ऐसे मुड़ी रहती है ना, ऐसे मुड़ी रहती है, तो उसकी तरह दिखता है ये, उसकी तरह ये बनते हैं ना। तो पैराबोलिक जो पैराबोलिक बालिका स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि उनका विस्तार सभी मरुस्थल जिलों में होता है। ठीक है, सभी मरुस्थलीय जिलों में, जो मरुस्थलीय जिले हैं ना, मरुस्थलीय जिले जहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं वो जिले में होता है। ठीक है, सभी जिले नहीं आएंगे राजस्थान, सभी जिले नहीं, सभी मरुस्थलीय जिले जहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं उस जिलों में देखने को मिलेंगे। समानता बालिका स्तूप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। सीप बालिका स्तूप, सीप क्या होता है? जैसे ये क्या है, जैसे ये जो बरखान होता है ना, बरखान को थोड़ा ऐसे मोड़ दो, ये बरखान को थोड़ा, ये जो बरखान है इसको थोड़ा ऐसे मोड़ दो है ना, तो थोड़ा मोड़ने से क्या होता है, इसको ये जो आगे ना, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। आगे से क्या होता है, ये क्या सींग, जैसे सींग होता है ना, सींग ऐसे सींग होती है ना, वो सींग जैसी आकृति होती है, इसको सीप कहते हैं ना, तो उसको सीप कहते हैं। तो हवा थोड़ा इसको ज़्यादा आगे इसको ज़्यादा आगे बढ़ाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीप बालिका स्तूप कहते हैं ना। जब बरखान के निर्माण के समय में पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो बरखान की एक भुजा, जो ये एक भुजा होती है ना, एक भुजा, ये क्या भुजा आगे बढ़ जाती है ना, तो पवन की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे निर्मित स्थलाकृति सीप बालिका स्तूप कहलाती है। अब संपूर्णीय बालिका स्तूप और समांतरीय बालिका स्तूप। संपूर्ण बालिका स्तूप यानी अनुपस्थ बालिका स्तूप, इसको क्या बोलते हैं? अनुपस्थ बालिका स्तूप भी कहते हैं, है ना। जो संपूर्णीय बालिका स्तूप को क्या अनुपस्थ बालिका स्तूप भी कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण यानी कि ऐसे लंबवत होती है ना, लंबवत पेड़ पौधे जैसे ऐसे रुकती है। बरखान बालिका स्तूप भी इसके उदाहरण होते हैं ना, इसके उदाहरण है। पैराबोलिक बालिका स्तूप भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और समांतरीय बालिका स्तूप कौन से प्रकार हो सकते हैं? जिसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य बालिका स्तूप, दूसरा है सीप बालिका स्तूप भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आएगा तरुणमा बालिका स्तूप। तरुणमा मतलब होता है जो तारे की तरह होते हैं ना, तारे की तरह ऐसे जो बालिका स्तूप बनते हैं ना, उनको बोलते हैं तरुणमा बालिका स्तूप। जो तरुणमा बालिका स्तूप 3 या 3 से अधिक भुजा वाले स्थलाकृति है ना, ये भुजा है ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले स्थलाकृति को तरुणमा बालिका स्तूप कहते हैं। निर्माण क्या है? निर्माण अनियमित हवाओं के कारण, कभी कभी हवाएं क्या होती है, देखो जैसे ये है ना, तो ये क्या है, ये बालिका, ये देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 या 4 या 5, तो यहाँ देखो ये इधर से हवा चल रही, कभी 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 इधर से चल रही है, तो क्या अनियमित हवाएं चल रही है ना, अनियमित हवा के कारण क्या ऐसी आकृति बन जाती है, जिसको बोलते हैं, देखो ये तारा जैसी दिख रही है ना, तारा जैसे इसको बोलते हैं तरुणमा बालिका स्तूप कहते हैं। ये बालिका स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर का है मोहनगढ़। जैसलमेर में जो मोहनगढ़ है ना, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सीप कपीस, इंग्लिश में सर्व कपीस भी कहते हैं ना। तो ये जो झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियों के पास में जो ये क्या है, कुछ बालिका स्तूप क्या जमा हो जाता है, इसको बोल के बालिका स्तूप कहते हैं ना।
बालिका स्तूप कहते हैं। मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालिका स्तूप को सब्र कपीस बालिका स्तूप कहते हैं। ये बालिका स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में पाए जाते हैं। इन बालिका स्तूपों को ने बखा भी कहते हैं। ने बखा भी कहते हैं ना, कहा जाता है। अब आएगा नेटवर्क बालिका स्तूप। नेटवर्क मतलब नेटवर्क नहीं जो होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं ना, उस प्रकार की जो बालिका स्तूप पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए बालिका स्तूपों को नेटवर्क बालिका स्तूप कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। अब आएगा अवरोधी बालिका स्तूप, यानी अरावली की पहाड़ियों के अवरोध के कारण, जो अरावली की पहाड़ियाँ ऐसे रोक लेती हैं, तो अरावली की पहाड़ियों के अवरोध के कारण क्या होता है, निर्मित जो बालिका स्तूप होती है ना, उसको अवरोधी बालिका स्तूप कहलाते हैं। सर्वाधिक पुष्कर अजमेर में देखने को मिलेंगे अपन को। ठीक, तो अर्धमरुस्थल या उसको बोलते हैं बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। बांगड़ क्षेत्र ना, इसे उनका बोलते हैं बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। देखो, जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल में की वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में, और अरावली क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भूभाग को हम अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ प्रदेश, या इसको हम बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं ना। आगे अर्धशुष्क मरुस्थल का अध्ययन। ठीक है, तो अब जो अर्धशुष्क मरुस्थल है ना, तो इसको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको भी हम 4 भागों में बांट देते हैं ना। पहला है लूनी, फिर दूसरा है नागौरी, फिर तीसरा है शेखावटी जो क्षेत्र होता है ना, शेखावटी क्षेत्र, चौथा है घग्गर बेसिन ना। या बेसिन का मतलब जानते हो ना? बेसिन का मतलब होता है जैसे कोई नदी है ना, तो ये बेसिन का मतलब होता है जो जिसमें जहाँ से पानी निकलता है ना, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से क्या है, जैसे घग्गर बेसिन है, तो बेसिन का मतलब होता है जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है ना, नदियाँ आके मिलती है, इनको बोलते हैं बेसिन, बेसिन वाला क्षेत्र है ना, तो इसको बोलते हैं घग्गर बेसिन है ना। तो आई होप आप समझ होंगे। आगे बढ़ते, अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है ना। तो अध्ययन की दृष्टि से जो अर्धशुष्क प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है लूनी बेसिन, दूसरा है नागौरी, तीसरा है शेखावटी, चौथा है घग्गर बेसिन। अब पहला हम देखेंगे लूनी बेसिन। जो लूनी है ना, ये लूनी नदी, लूनी मतलब होता है नमक, ठीक है। तो ये लूनी बेसिन है ना, ये लूनी नदी है, तो लूनी नदी के जो पास का जो बेसिन होता है उसको बोलते हैं लूनी बेसिन है ना। तो लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। ये गोडवाड़ बेसिन क्या है? यानी गोडवाड़ एक जाति है, गोडवाड़ एक भाषा है ना। यहाँ पे लोग क्या है, गोडवाड़ी भाषा बोलते हैं, गोडवाड़ी भाषा बोलते हैं, इस कारण इसे गोडवाड़ी बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार पाली, बाड़मेर और बलोत्रा और जालोर और जोधपुर सुरोई में देखने को मिलेगा ना। अब विशेषताएं क्या है? नेहड़ रण, नेहड़ मतलब होता है जो दलदली भाग होता है ना, दलदली भाग होता है ना। यहाँ लूनी बेसिन में सांचोर है, सांचोर में जो जालोर है ना, जालोर सांचोर में स्थित है ये ना लूनी बेसिन, जो नेहड़ है ना। कैसा भाग है? ये एक दलदलीय भाग है ना। अभी एक लवणीय पादप, इस बेसिन में लवणीय पादप पाए जाते हैं ना, इस बेसिन में लवणीय पादप पाए जाते हैं, इसे लवणीय पादप कहते हैं। लवणीय यानी कि हेलोफाइट प्लांट भी कहते हैं। लवणीय पादप बालोत्रा यानी बाड़मेर में पाए जाते हैं। नोट, काला भूरा डूंगर, ये लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित है ना। तो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन की जो पूर्व में पाली में स्थित है, कौन सा? काला भूरा डूंगर है। तो वो जो नागौरी है ना, नागौरी उच्च भूमि का विस्तार नागौर, डीडवाना और कुचामन है ना, नागौर, डीडवाना और कुचामन एवं आंशिक रूप से अजमेर में स्थित है। अब अगर नागौरी है ना, नागौरी की मतलब ये क्या होता है, मैं बताता हूँ दोस्तों। तो ये ना क्या होता है, जमीन है, जमीन के नीचे ना, नीचे क्या होता है, यहाँ पर क्या पानी मिलता है ना, पानी से। तो जो ये पानी है ना, इस पानी में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो जो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो पानी में क्या, पानी इसमें जैसे ये फ्लोराइड, हम जो ये पानी पीते हैं ना, तो ये पानी पीते हैं तो इससे हमको ना बहुत सारी बीमारियाँ होती है ना दोस्तों। इससे क्या है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। जैसे हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी ऐसे फूल जाती है, ऐसे झुक जाती है, ऐसे अपनी कमर ऐसे जुटती है ना, ये फ्लोराइड की वजह से होता है ना। तो ये फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड मतलब खराब होता है अपने पानी। तो ये क्या रहता है, जो नागौर है ना, नागौर में जो ये जहाँ भूमि के नीचे जो पानी मिलता है, वो क्या होता है, ये होता है
वो मतलब थोड़ा क्षारीय टाइप का होता है, खारा होता है ना, तो खारी होता है जिसमें जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे क्या है इसको पानी पीने से हड्डी क्या है फूल जाती है ना। समझिए, आगे बढ़ते हैं। विशेषता क्या है, विशेषता है कुबड़ वांका भट्टी है ना, कुबड़, ये नागौर एवं अजमेर के मध्य स्थित जहाँ फ्लोराइड अधिक पाया जाता है, जिस कारण यह फ्लोरोसिस बीमारी देखी जाती है। फ्लोरोसिस बीमारी क्या होती है, जैसे जैसे ऊँट है ना, ऊँट के ऊपर का जो भाग होता है ना जो फूल जाता है उसको हम बोलते हैं कुबड़ कहते हैं ना, तो कुबड़ कहते हैं। तो कुबड़ बागा पट्टी नागौर अजमेर के मध्य स्थित जहाँ फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई जाती है, मतलब नागौर और अजमेर के जो बीच के जो क्षेत्र है जहाँ भूमि में क्या है अधिक, जहाँ पानी पाया जाता है, अंदर खोदेंगे पानी हो जाएगा, उन पानी में क्या है फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे कारण वहाँ लोग पीते हैं ना, काफ़ी लोग क्या है पानी पीते रहते। तो एक टाइम आता है जिसको वहाँ पर लोगों को क्या है फ्लोरोसिस नामक बीमारी देखने को मिलती है। तो ये फ्लोरोसिस बीमारी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं ना उनकी हड्डियाँ क्या कमजोर हो जाती है, हड्डियाँ क्या है कमजोर हो जाती हैं, फिर वही उनकी जो कमजोरी है ना वो टेढ़ापन हो जाता है ना, टेढ़ापन यानी कि ऐसे झुक जाती है, ऐसे हड्डी है ना जैसे बुढ़ापा जाता है वैसा। और गर्दन के पास हड्डी का कुबड़ जैसा होना है ना, गर्दन के पास जो हड्डी है ना ऐसे 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 हो जाती है, कुबड़ जैसा फूल जाती है ना, समझे। तो ये सब वहाँ के जो पानी पीते हैं ना उसकी वजह से ऐसा होता है। लवणीय या खारे पानी की झीलें। अब ये जो लवणीय है खारे पानी की झीलें उस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं, सर्वाधिक डीडवाना और कुचावन में है ना। जो लवणीय या खारे पानी की जो झीलें है ना इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं, किसमें, डीडवाना और कुचावन में है ना। शेखावाटी यानी कि तो जल विभाजन, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान की अपवात नद को दो भागों में बांटती है। पहला है जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अरब सागर अफवातंत्र जो कि इधर है, और जो बंगाल की खाड़ी का अफवातंत्र जो कि इधर से निकलती है इधर जाके है ना। और बोराट का पठार, मतलब जो बोराट का पठार है ना ये जल विभाजक का काम करता है राजस्थान के अंदर है ना। अब आएगा झीलें। झील क्या होता है, देखो झीलों की नगरी किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की अधिकांश झीलें मीठे पानी की अरावली क्षेत्र उदयपुर में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा अरावली उदयपुर में फैली हुई है ना। सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं ना वो अरावली में फैली हुई हैं। पर्यटन क्या है, देखो पर्यटन, अरावली पर्यटन को आकर्षित करती है क्योंकि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अजमेर पुष्कर है तथा हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली में स्थित है। क्योंकि जो हिल स्टेशन है ना वो क्या है, वो हिल स्टेशन आपको मिलेगा, हिल स्टेशन आपको देखो, धार्मिक स्थल तो आपको अजमेर और पुष्कर में, अजमेर में ना पुष्कर में जगह मिलेगा। और जो हिल स्टेशन है वो आपको माउंट आबू सिरोही में है ना, सिरोही में माउंट आबू के पास में मिलेगा आपको, ठीक है। अब सभ्यता, अरावली को प्राचीन सभ्यता यानी कि अरावली की जो प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी, आड़ सभ्यता जो कि कहाँ है, उदयपुर में गिलकुंड जो कि राजसमंद के अंदर है। और जो बेराट है ना, जो बेराट कहाँ है, बेराट है जयपुर के अंदर है, बेराट जयपुर में है। आड़ उदयपुर में है। गिलकुंड कहाँ है, गिलकुंड है राजसमंद के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वो गणेश्वर कहाँ है, गणेश्वर है सीकर में, गणेश्वर कहाँ है, सीकर में। एवं नवीन नगरी सभ्यताओं को, तो अरावली को प्राचीन सभ्यता एवं आहाड़, गुलकुंड, बेराट और गणेश्वर एवं नवीन नगरीय सभ्यता जैसे जयपुर अजमेर और की जन्मस्थली कहा जाता है, ठीक है। अब आएगा योजना प्रदेश। अब योजना प्रदेश क्या है दोस्तों, योजना प्रदेश क्या है, योजना प्रदेश अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी योजना निकलती है ना सरकार की वो किसके, ज़्यादा योजना अरावली से संबंधित निकालते हैं। जैसे सभ्यता का संरक्षण कहाँ होगा, अरावली में होगा। जैसे पर्यटन का विकास, जब अब अरावली का हरी भरी होगी तो लोग पर्यटन घूमने आएंगे, तो पर्यटन का विकास है ना इससे संबंधित। अब आएगा अरावली प्रदेशों की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि पीडमांट। अब पीडमांट क्या होता है दोस्तों, तो ये जो पर्वत है ना, ये पर्वत है, और पर्वत का जो ये वाला हिस्सा है को पठार कहते हैं। और ये पर्वत है ना, ये पठार है और ये मैदान है, ठीक है दोस्तों। अब पीडमांट कैसे होता है, जैसे ये जो पहाड़ होता है ना, तो पीडमांट है ना, पीडमांट ये इटालियन शब्द है, इटालियन शब्द है जिसमें पीड का मतलब होता है फुट, यानी कि जो पर्वत का जो पेड़ होता है ना उसको फुट कहते हैं। जो पर्वत का जो पेड़ नीचे उसको बोलते हैं फुट या पदी है ना। और माउंट का मतलब होता है माउंटेन, पर्वत, यानी पर्वत के जो पेड़ के नीचे जो हिस्सा होता है ना, यानी पर्वत के जो ये जो हिस्सा होता है ना, ये इसको बोलते हैं पेड़ माउंट है ना। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो होता है ना,
तो ये पर्वत के क्षेत्र जो ये इसको बोलते हैं पीडमांड कहते हैं ना। तो पर्वत पदीय क्षेत्रों को जो पर्वतीय पदीय क्षेत्र है, पदीय पे वाले क्षेत्रों को पीडमांड कहा जाता है। जैसे कि देवगढ़ राजस्थान में जो देवगढ़ ना उसको है ना, देवगढ़। और अरावली की सर्वोच्च चोटी अब हम पढ़ेंगे, अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी है अवरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में ना, मतलब बढ़ते से छोटे क्रम में ना। जैसे गुरु शिखर है, अब गुरु शिखर है जो जानते हो राजस्थान की सबसे लंबी चोटी, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है 17, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। तो ये कहाँ पर है, ये इस सूर्य में बढ़ता है ना। अब तो ये ट्रिक है, ये आप ट्रिक याद कर सकते हो। गुरु से दिल से जरा सा आस, कुंभा धोनी रघुनाथ, ऋषि का जन सज्जन मोर खो में साता बोली रोज है ना, बोली इसमें क्या साइलेंट है। तो मतलब ये ट्रिक है जो हमने सियाग सर ने ट्रिक बनाई थी है कि गुरु से दिल से जरा सा आस है, कुंभा धोनी और रघुनाथ, ऋषि का संजन और ऋषि का सज्जन मोर, जो ऋषि का सज्जन मोर है ना, वो खो में सात बोली रोज है ना। तो ये एक ट्रिक है। तो शेर से क्या होगा, शेर क्या है, शेर सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर है ना, जो कि सिरोही में है। अब दिल से यानी कि देलवाड़ा कहाँ है, देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है 1442 मीटर है, जो कि सिरोही के अंदर है ना। झरगा, अब झरगा तो है उदयपुर में है, देलवाड़ा तो सिरोही में है। अब जो झरगा है ना, झरगा पहाड़ी का है, ये है उदयपुर में, जिसकी लंबाई कितनी है 1431 मीटर है, कितनी 1431 मीटर है उदयपुर में। और अचलगढ़ ये 1380 मीटर है, जो कि कहाँ है, सिरोही में है, जो कि कहाँ है, सिरोही में है ना अचलगढ़। अब आएगा कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ जो है ना दोस्तों है ना, तो ये जो कुंभलगढ़ है ये 1224 मीटर है, जो कि राजसमंद में है ना। कुंभलगढ़ 1224 मीटर है, जो कि राजसमंद में है। जी कुंभलगढ़ का है, राजसमंद में है, जिसकी पहाड़ी जो कुंभलगढ़ जो पहाड़ी है कितनी ऊंचाई है, जो 1224 मीटर। और जो धोनिया पहाड़ी है ना, जो धोनिया पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 1183 मीटर है, जो कि कहाँ है, राजसमंद में है, राजसमंद में है ना। जो रघुनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ये जो रघुनाथ जो चोटी है ना, रघुनाथ चोटी है, जो कि कहाँ पर है, सीकर के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर है, कितनी है 1055 मीटर है ना। और ऋषिकेश चोटी ये कौन सी, ये कहाँ पर है, ये है सिरोही के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1017 है ना, 1017 मीटर है। और कमलनाथ की चोटी आपको कहाँ में देखने को मिलेगी, ये मिलेगी उदयपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है 1001 मीटर किसकी, कमलनाथ की ऊंचाई है ना। तो और उसका है सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है ना, वो कितनी है 938 मीटर है ना, जो कि कहाँ है, उदयपुर में है ना। तो सज्जनगढ़ की जो चोटी है उसकी वो कितनी है 938 मीटर, जो कि कहाँ है, उदयपुर में है ना। अब आएगा मोर मजी जो कि टोडगढ़ है, जो कि मध्य अरावली की है ना, मोर मजी जो टोडगढ़ है, मध्य अरावली की टोडगढ़ है ना। या तो होडगढ़, दोनों एक ही है ना, मोर मजी या टोडगढ़ ये दोनों क्या एक ही है, मोरजी बोल दो या टोडगढ़ बोल दो, एक ही बात है। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है 934 मीटर है, जो कि ब्यावर में है। तो क्या है, मोरजी का है, ये ब्यावर में है। मोरजी का है, ये ब्यावर में है। और ये खो है, खो की लंबाई कितनी है 920 मीटर है ना। तो ये कितनी है 920 मीटर है, जो कि कहाँ है, जयपुर के अंदर है। तो जो खो की चोटी है ना, कहाँ देखने को मिलेगी आपको, जयपुर के अंदर मिलेगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 920 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब आएगा सा है ना। अब सा क्या है, सा यानी सायरा है ना। तो ये सायरा है ना, तो जो सायरा की ऊंचाई कितनी है 900 मीटर। जो सायरा चोटी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है 900 मीटर है, जो कि कहाँ है, उदयपुर में है। और जो तारागढ़ का है अजमेर में है ना। तो तारागढ़ का है अजमेर में है, और इसकी तारागढ़ की जो चोटी है ना, वो कि अजमेर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है 873 मीटर है। और बिलाली का है अलवर में है, कहाँ है, बिलाली का है अलवर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है 775 मीटर है, कितनी 775 मीटर है ना। 775 मीटर है अलवर में है ना। बिलाली 775 मीटर है अलवर में है। ठीक है, कौन, बिलाली।
बिलाली है ना, बिलाली। अब आएगा रोजा भाकर। अब जो रोजा भाकर है इसकी ऊंचाई कितनी है, 730 मीटर है, जो कि जालोर में है ना। जो रोज है ना, रोजा भाकर जो कि 730 मीटर है, कहाँ है, जालोर है। तो 700 मीटर है ना, मतलब जो रोजा भाकर टोटी है ना, ये कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 730 मीटर है, और जो कि कहाँ पड़ता है, ये जालोर के अंदर पड़ता है ना। अब आएगा नोट है कि जो कर्नल जेम्स टोड ने ना गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। तो जो गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो अपन को आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, ठीक है। और राजस्थान में राजस्थान में जो अरावली है, सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले की है, सिरोही की है ना। वो सर्वाधिक विस्तार पूछे ना, अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में है, तो वो है उदयपुर क्षेत्र में है ना। और अरावली की जो न्यूनतम ऊंचाई यानी न्यूनतम विस्तार का है, अजमेर में है ना। बोले अरावली का जो न्यूनतम विस्तार कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हमको मिलेगा अजमेर के अंदर है ना। राजस्थान में अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो हम ट्रिक के साथ करेंगे। राजस्थान में अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, ट्रिक के साथ, जैसे कि भाकर की पहाड़ी है। यह शब्द अरावली के लिए यूज़ करते हैं, किसको, कौन सा, भाकर शब्द है ना। तो ये जो भाकर है ना, ये सिरोही में है, ठीक है, सिरोही में है। और पहाड़ी का नाम प्लस भाकर है ना, मतलब पहाड़ी के नाम के साथ अगर भाकर शब्द आ जाए तो साथ में समझ जाना कि जालोर की पहाड़ियाँ हैं। क्या है, जालोर की पहाड़ियाँ हैं। तो यानी कि कोई भी पहाड़ी है उसके पीछे अगर भाकर शब्द आ जाए, समझ जाना ये कौन सी है, जालोर की, ये जालोर के अंदर स्थित है ना। जैसे पहाड़ी का नाम पहले मगरा आ जाए ना, तो समझ जाना ये उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। ये जो अगर मान लो कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे कौन सा मगरा नाम आ जाए, तो समझ जाना ये उदयपुर के अंदर ही स्थित है ना, उदयपुर के अंदर स्थित है। और पहाड़ी के नाम अगर डूंगर आ जाए, डूंगरी आ जाए, समझ जाना या तो जयपुर की है या तो कोटपुतली बहरोड की है ना। तो जानते हो डूंगरी कहाँ बोलते हैं, जयपुर में कहते हैं लोग है ना ज़्यादातर है ना। और जो डूंगर है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है, और जो डूंगरी होता है वो नीचा होता है ना, नीचे होती है ना, उसको बोलते हैं डूंगरी। और जो डूंगर होता है वो ऊंचे होते हैं और डूंगरी नीचे होते हैं ना। जो नीचे पहाड़ी होती है ना, जो छोटी पहाड़ी होती है उनको, जैसे कि पहाड़ी से मोती डूंगरी, जैसे जानते हैं जयपुर के अंदर है ना मोती डूंगरी। तो ये डूंगरी क्या है, समझ रहे हो दोस्तों, ये छोटी है पर ये, हाँ, लेकिन ये क्या है, जैसे डूंगरी लगी, समझ रहा है कि जयपुर में है ना। अब जैसे ही सोनार दुर्ग है ना, सोनार दुर्ग, जो ये सोनार दुर्ग कहाँ पर है, ये है अपना कहाँ पर है, ये जैसलमेर के अंदर। तो ये सोनार दुर्ग कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जैसलमेर में जाओगे तो आपको सोनार दुर्ग मिलेगा है ना। और ये कहाँ पर है, ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। ये सोनार जो दुर्ग है ना, ये जैसलमेर में जो पहाड़ी है ना, जो उसका पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। तो और जो ये वाली पहाड़ी है ना पूर्व में, जो ये इसको बोलते हैं त्रिकुट, यानी कि पर्वत, त्रिकुट की पहाड़ी, त्रिकुट पर्वत। ये कहाँ पर है, ये करौली के अंदर है। ये त्रिकुट जो पर्वत है वो कहाँ है, करौली के अंदर है। और यहाँ पे केला देवी मंदिर स्थित है। जो त्रिकुट का पर्वत है ना, इसके अंदर कौन सा मंदिर स्थित है, यह केला देवी मंदिर स्थित है। और ये जो मतलब जो सोनार दुर्ग ये त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट जो पर्वत है, इन दोनों के बीच में कौन सा है, इन दोनों के बीच में है मेहरानगढ़ की पहाड़ी, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो चिड़ियाकुट पहाड़ी है ना, सॉरी चिड़ियाटूक पहाड़ी है ना, इसमें कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है ना। कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, कौन सी, चिड़ियाकुट पहाड़ी पे है ना। और ये चिड़ियाकुट पहाड़ी कहाँ पर है, ये है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर है। और ये मेहरानगढ़ पहाड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आता है। अब जैसे आगे त्रिकुट पहाड़ी, ये क्या है, सोनार दुर्ग में। अब जैसे ले जाए त्रिकुट पहाड़ी, ये क्या है, सोनार दुर्ग में स्थित है, जो कि जैसलमेर में है ना। तो जैसलमेर में है त्रिकुट की पहाड़ी, सोनार दुर्ग है ना। अब आएगा त्रिकुट पर्वत केला देवी मंदिर है ना। जो त्रिकुट पर्वत है दोस्तों, ये करौली के अंदर है। करौली में जाओगे आप ना तो त्रिकुट पर्वत मिलेगा। वहाँ पे जो केला देवी मंदिर है ना, जो केला देवी मंदिर स्थित है, कौन सा, त्रिकुट पहाड़ी पे है ना, त्रिकुट पर्वत पे, सॉरी, केला देवी मंदिर स्थित है। और जो त्रिकुट पहाड़ी है ना, जो पहाड़ी उस पर सोनार दुर्ग स्थित है ना, सोनार दुर्ग स्थित है, जो कि कहाँ है, जैसलमेर में है। और जो चिड़ियाटूक है ना, ये मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर में है। जो चिड़ियाटूक पहाड़ी है ना, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी है, ये कहाँ पे है, ये चिड़ियापुर पहाड़ी, ये मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि जोधपुर में है। और
56 पहाड़ियाँ या गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ है? सिवाना, जो कि बालोतरा में है। तो 56 की पहाड़ियाँ या गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ है? सिवाना, जो कि ये कहाँ है? बालोतरा में। आप बालोतरा जाओगे ना तो आपको वहाँ पे कौन सी पहाड़ी दिखेगी? आपको 56 की पहाड़ी या गोलाकार पहाड़ी दिखेंगी आपको दोस्तों, ठीक है। और ये गोलाकार क्यों बोलते हैं जानते हो आप दोस्तों? गोलाकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जैसे ये सिवाना की पहाड़ी है ना, जो सिवाना है ना, सिवाना की देखो यहाँ पर गोलाकार में क्या है, बहुत सारी पहाड़ी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ना दोस्तों। तो ये क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे गोल गोल आकार में है, गोल आकार में है, और ये बीच में क्या सिवाना है। तो क्या है, ऐसी ऐसी मतलब पहाड़ियाँ हैं ना। तो इन पहाड़ियों का है, जो ये पहाड़ी है ना, ये कितनी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे? 56 पहाड़ियाँ ऐसे बोलते हैं। 56 पहाड़ियाँ, 56 पहाड़ियों के बीच में है ये ना, है ना। तो इस कारण इसको क्या है, 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि 56 है ना, 56 पहाड़ है, इसलिए इसको 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और ये कैसे गोलाकार स्थिति में है ना, क्योंकि ये नाकोट पर्वत है ना, जो कि जैसे कि यहाँ पर नाम है अलग अलग पर्वत के, जैसे नाकोट पर्वत है ना। यहाँ एक पहाड़ है, उसका नाम क्या है? पीपलूद पहाड़ी है ना। और ये नाकोट पर्वत को मेवनगर भी कहते हैं। जो नाकोड़ा पर्वत है ना, उसको मेवनगर मेवनगर भी कहते हैं ना, मेवानगर भी कहते हैं राजस्थान। तो राजस्थान का मेवानगर किसको कहते हैं? तो रामोली राजस्थान का मेवानगर किसको कहते हैं? नाकोड़ा पर्वत को कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत को, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है ना, असम क्यों है ना, तो ये क्या है? बालोतरा में स्थित है। अब है रोजा भाकर, इसराना भाकर या झारोल भाकर। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, भाकर है, जो भी पहाड़ी है, रोजा भाकर की पहाड़ी है ना, ये इसराना भाकर, ये इसराना गाँव का नाम है, तो इसराना का भाकर है, वहाँ की पहाड़ी है, इस गाँव में पहाड़ी है, इसलिए इसे इसराना भाकर की पहाड़ी कहते हैं। और ये झरोला भाकर क्या है? जालौर में स्थित है ना। ये जब भी भाकर आ जाएगी जालौर समझ लेना, जालौर की बात करते हैं ना। तो गाँव वहाँ की पहाड़ियाँ हैं ये ना। जो झरोला है ना, जो झरोला एक गाँव है, तो जो गाँव है ना, वहाँ पे जो पहाड़ी वजह से वहाँ जो पहाड़ी पाई जाती है ना, उसको बोलते हैं झरोला भाकर की पहाड़ी, जो कि क्या है? जालौर के अंदर है। अब आएगा सुधा माता फर्स्ट रोप है ना, सुधा माता, ये क्या है? जालौर में है। तो आप जो राजस्थान का जो फर्स्ट रोप वे है ना, रोप वे कहाँ बना था? ये 2006 में बना था। और ये कहाँ बना था? ये सुधा माता ना, जो है ना, सुधा माता जालौर के अंदर सुधा माता, जो पहाड़ी है ना, ये सुधा माता की पहाड़ी है ना, ये यहाँ से ये रोप बना था, ठीक है दोस्तों। रोप जानते हो ना, इसमें अंदर बैठ के हम पहाड़, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं ना, उसको बोलते हैं रोप, है ना। इस मशीन के अंदर बैठ के जाते हैं लोग, है ना। तो ये भालू संरक्षित क्षेत्र है, यानी ये भालू संरक्षित क्षेत्र है ना दोस्तों, समझ गए? ये सुंदा माता मंदिर है ना, ये भालू संरक्षित क्षेत्र है ये। और ये कहाँ है? जालौर के अंदर है। अब है जसवंत हिल्स, है ना। तो जो ये जसवंत हिल्स है ना दोस्तों, अब जो जसवंतपुरा हिल्स है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है डोरा पर्वत, है ना। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम क्या है? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर है, जो कि क्या है? जालौर में। तो हम बोलेंगे जालौर में जो जसवंत हिल्स है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उसका नाम है डोरा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 869 मीटर है, ठीक है दोस्तों। आइए समझ गए होंगे, चलो नोट पढ़ लेते हैं। ये नोट क्या कहता है? नोट कह रहा है कि जालौर एवं बाड़मेर बालोतरा की, है ना, जालौर एवं बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर कहाँ पड़ता है? मतलब जो बलोतरा का जो कुछ हिस्सा है ना, जो क्या है, बाड़मेर बलोतरा की पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। यानी कि जो इन दोनों की जो इस दोनों में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ना, उन पहाड़ियों में कहा गया है कि उन पहाड़ियों में ना ग्रेनाइट और रायोलाइट की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अब है सिरोही। अब जो सिरोही है ना, सिरोही में क्या है? जो भाकर है, भाकर जानते हो ना तुम लोग? जो सिरोही है, सिरोही में दक्षिण अरावली में चोटी तीर उड़ाल एवं उत्खाद का मतलब होता है उबड़ खाबड़, है ना। तो दक्षिण अरावली में चोटी तीर उड़ाल और उबड़ खाबड़, है ना, बेड बैंड है ना, पहाड़ियों को भागर कहा जाता है ना दोस्तों। तो भागर किसको कहते हैं? जो दक्षिण अरावली है ना, दक्षिण अरावली समझिए ना, जो कि दक्षिण में स्थित है, राजस्थान के दक्षिण में, जो सिरोही में पड़ता है। सिरोही में दक्षिण अरावली में छोटी एवं तीर ढाल, ढाल कैसा होता है? एकदम तीर होता है, ऐसे ऐसे तीर ढाल होता है ना, ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे कोई गिरने लग जाए, ऐसा होता है। तीर ढाल और छोटी, और तीर ढाल छोटी पहाड़ियाँ होती है, तीर ढाल होती है, और ऊबड़ खाबड़ होती है, पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है वहाँ पर, शिखर में, सिरोही में ना। अब आएगा ना दोस्तों, और जैसे आप जानते हो, आपने देखा होगा वो अपनी जयपुर की जो मोती डूंगरी है ना, जो कि ये क्या है? एक मंदिर है ना। और ये मंदिर में क्या है? जैसे कि मंदिर है ना, ये मंदिर क्या है? यहाँ से रास्ता है ना, यहाँ से जाने का, शिव जी के पास में, है ना, यहाँ से मंदिर रास्ता है ना। तो ये क्या है? ये यहाँ पे एक तीर डाले ना, यहाँ से तीर ढाले में लगता है, जैसे गिर जाएंगे। थोड़ा छोटा रास्ता होता है यहाँ से जाने के लिए मंदिर में, तो वही बताया ना। तो उत्खाद एवं तीर ढाला है ना। और जो बेल का जो मगरा है ना, जो बेल का मगरा कहाँ पर स्थित है? ये है सिरोही के अंदर। बेल का मगरा कहाँ स्थित है? ये सिरोही के अंदर है ना।
तो ये बेल का मगरा सिरोही में स्थित है। इसमें वोलस्टोनाइट यानी खनिजों का भंडारण पाया जाता है ना। वोलस्टोनाइट एक मतलब वोलस्टोनाइट में ना, वोलस्टोनाइट खनिज में एकाधिकार है राजस्थान में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में जो एकाधिकार में कौन सा आता है, तो वोलस्टोनाइट, जो वोलस्टोनाइट है ना खनिजों में एकाधिकार, यानी सिर्फ ओनली सिर्फ राजस्थान ही वोलस्टोनाइट में एकाधिकार है, यानी ये सिर्फ ओनली राजस्थान ही इसका उत्पाद करता है ना, वोलस्टोनाइट का करता है ना। और राजसमंद में रेल का मगरा है ना। तो जो बेल का मगरा कहाँ है, सिरोही में है। और राजसमंद में क्या है, राजसमंद में रेल का मगरा है। तो रेल का मगरा कहाँ स्थित है, ये है राजसमंद में ना। तो रेत का मगरा कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि देखो ये जो आपने उदयपुर गए हो तो आपने उदयपुर में जो पिछोला झील देखी होगी ना दोस्तों। तो आपने जो पिछोला झील देखी होगी तो आप पिछोला झील के पास इधर ही साइड देखोगे ना, तो आपको कौन सी ये पहाड़ी दिखेंगी, इसको बोलते हैं माछला मगरी है ना, माछला मगरी कहते हैं। और ये जो माछला मगरी है ना, ये पिछोला के पीछे है ना, जो ये माछला मगरी जो माछला मगरी के ऊपर कौन सी माता का मंदिर है, ये मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है। मैं दोस्तों यहाँ पे गया हुई हूँ उसके ऊपर है। यहाँ पे रोप भी है, बहुत बहुत बढ़िया रोप है ना। यहाँ लोग यहाँ पर चढ़ते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं ना, रोप से जाते हैं नीचे ना। तो ये जो मसला मगरी है ना, इसमें जो मनसापुर करणी माता का मंदिर है वो अच्छा है। आप जाओगे ना, आप दृश्य देखने के लिए, यहाँ से पूरा पूरा उदयपुर दिखता है यहाँ से ना। तो मनसापुर जो मसला है ना, मनसापुर की करणी माता का मंदिर है, जो कि रोप में है ना। ये तो मतलब यहाँ से आते हैं। और फिर आप पिछला झील से ही जो जुड़ा हुआ है ना, ये है इसको बोलते हैं स्वरूप सागर है, जिसका पानी कहा जाता है फतेह सागर में, है ना। अब ये जो फतेह सागर की जो चारों ओर जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को बोलते हैं मोती मगरी है ना, मोती मगरी कहते हैं। और इसके जो पास में जो पहाड़ी है ना, इसको पहाड़ी बोलते हैं महाराणा प्रताप की पहाड़ी कहते हैं ना दोस्तों। माता महाराणा प्रताप की पहाड़ी कहते हैं, महाराणा प्रताप की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। जो उदयपुर है ना, उदयपुर में जो हिरण है ना, जो उदयपुर में हिरण मगरी है ना, हिरण मगरी और माछला मगरा, वो जो माछला मगरा है ना दोस्तों, माछला मगरा में जो राजस्थान की जो सेकंड रोप है ना, 2008 में स्थापित हुई थी। सेकंड जो रोप है ना, वो 2008 में स्थापित हुई थी। और इसका नाम क्या है, जो ये कहाँ पर है, माछला मगरा पहाड़ी है ना, माछला मगरा पहाड़ी, उस पर है ना सेकंड रोप। ये पिछला झील और दूध तलाई के निकट स्थित है। ये जो मगरा मछला जो ये रोप है ना, ये कहाँ स्थित है, ये पिछोला झील है ना, पिछोला झील के पास में, और पास में ये लोग जस्ट है ना। और दूध तलाई के निकट स्थित है, दूध तलाई भी उसके पास में है, तो दूध तलाई के निकट स्थित है। और मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर भी इसी में स्थित है ना। मैं यहाँ जा चुका हूँ मैंने लिख दिया था ऐसे ही, तो ये मैं देखना आप है ना। तो अब आएगा मोती मगरी है ना, मोती मगरी। तो ये जो मोती मगरी है ना, मोती मगरी जो पहाड़ी है, तो ये जो फतेह सागर झील के निकट स्थित है। जो मोती मगरी है ना, जो मोती मगरी है फतेह सागर के निकट स्थित है, यहाँ पे है ना मोती मगरी है ना। तो ये जो है ना पहाड़ी, जो मोती मगरी स्थित है ना। तो फतेह सागर झील के निकट स्थित है ये ना। जरगा पहाड़ी भी आपको यहीं पास में देखने को मिलेगी ना। रागा पहाड़ी भी कहाँ है, उदयपुर में ही है ना। तो रागा पहाड़ी जरगा पहाड़ी है ना, ये देखो अब मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ है। वो ये जो पहाड़ी है ना, ये जरगा की जो पहाड़ी है ना, जरगा की पहाड़ी है, और जो रागा की पहाड़ी है, ये क्या है, अटैच है ना। तो जो ये जरगा की पहाड़ी है ना दोस्तों, ये जो पहाड़ी है, फिर यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो ये क्या हरा भरा चीज़ आ जाएगा ना। इस सारे वाले स्थान में ये हरियाली वाले जो भाग है ना, ये जो पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हरियाली वाला जो भाग है ना, हरियाली वाला, इसको बोलते हैं देशहरो मतलब हरियाली देश है ना। तो देशहरो है ना, इस जो जरगा पहाड़ी है इसकी ना बहुत अधिक ऊंचाई है, यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ना। मतलब बहुत लंबी पहाड़ी है, अधिक ऊंचाई है ना। फिर यहाँ से जगह हरियाली आ जाएगी। हरियाली के आगे कौन सा पर्वत है, ये है रागा। तो ये कौन सा है, रागा पहाड़ी है ना, कौन सी है, रागा। और ये कम हाई है ना, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है ना दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों के बीच स्थित हरियाली वाला क्षेत्र को देशहरो कहलाता है ना। तो उदयपुर में देशहरो कहते हैं। उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ी के बीच में स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देशहरो कहलाता है। अब आएगा गोगुंदा हिल्स। तो जो गोगुंदा हिल्स है ये कहाँ पर है, ये है उदयपुर में। तो जो गोगुंदा हिल्स है वो आयर और बेड़च नदियों के उद्गम स्थल माना जाता है। जो गोगुंदा हिल्स है ना, यहाँ से कौन सी नदियों का उद्गम होता है, एक तो आयर नदी या बेड़च नदी है ना, या आयर कह दो या बेड़च नदियों का जो उद्गम है ना, वो कौन सा है, गोगुंदा हिल्स है, जो कि इसी पहाड़ी से निकलती है नदियों का ना। तो
पीछामेड़ा हिल्स, ये सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये है पीछामेड़ा हिल्स। तो पीछामेड़ा हिल्स है ना, जो बीछामेड़ा हिल्स जो कि सोन नदी का उद्गम है ना, ये जो सोन नदी का जो सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बीछामेड़ा हिल्स से निकलती है ना। अब आएगा लीलागढ़ है ना, लीलागढ़। अब आएगा उसका राजसमंद। जो राजसमंद में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, देखो मैं बताता हूँ। जो जो ये है ना बिजराल की पहाड़ी है ना, बिजराल की पहाड़ी कहाँ है, राजसमंद में है। और ये क्या है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से खारा नदी है ना, खारी नदी है ना, यहाँ से निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से। अब आएगा दिवेद की पहाड़ी। दिवेद की जो पहाड़ी है ना वो कहाँ है, कोठारी नदी है ना। यहाँ से दिवेद की जो पहाड़ी है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इस नदी का नाम है कोठारी नदी है ना। इस नदी का नाम क्या है, कोठारी नदी है ना। और खमनोर हिल्स यानी कि बनवास नदी का उद्गम है ना। तो जो खमनोर का हिल्स है ना, ये बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बनास नदी का उद्गम यहाँ से होता है ना। कौन सी नदी से, खमनोर हिल्स है ना। खमनोर की जो पहाड़ी से कौन सी नदी का, बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी होता है, बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम होता है ना, कौन सी, खमनोर की हिल्स से। खमनोर की पहाड़ी से कौन से, बनास नदी का उद्गम होता है ना। पाली, काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन की पूरी सीमा पर स्थित है। काला भूरा डूंगर जो है ना, लूनी बेसिन की पूरी सीमा पर स्थित है। कौन सा, काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर है ना, लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित है काला भूरा डूंगर है ना। और ब्यावर का है टोरगढ़। जो टोरगढ़ पहाड़ी है ना 934 मीटर है, जो कि टोरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है, ब्यावर में है। टोरगढ़ की जो पहाड़ी कितनी है, 934 मीटर है, और ये कहाँ है, ब्यावर में स्थित है टोरगढ़ की पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर अजमेर में कौन सी, अजमेर में तारगढ़। तो तारगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये अजमेर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर है, ठीक है, 873 मीटर है ना। और जो नाग की पहाड़ी है ये कहाँ है, अजमेर में है ना। तो नाग कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना। तो नाग की पहाड़ी क्या है, तो अजगर है ना, अजगर याद करने की ट्रिक है कि जो अजगर है, अज से अजमेर से अज से अजगर कैसा होता है, नाग के जैसा। तो अजमेर की पहाड़ी का नाम है नाग की पहाड़ी, जिसका ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर है। और ये कैसी है, सर्पीलाकार है। जो इसकी पहाड़ी है, जिसकी पहाड़ी कैसी है, सर्पीलाकार है, तभी इसका नाम रखा गया है नाग की पहाड़ी। तो सर्पीलाकार होने के कारण इसका नाम रखा गया है। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नाग की पहाड़ी से होता है। तो हम क्वेश्चन में आएगा कि लूनी नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो हम बोलेंगे लूनी नदी का उद्गम, जो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नाग की पहाड़ी से होता है ना। अब आएगा जयपुर। और जो मोती डूंगरी है ना, मोती डूंगरी कहाँ है, गणेश मंदिर के मतलब जब जयपुर में आओगे ना, जयपुर के पास में जो गणेश मंदिर है, जहाँ जाते हैं ना लोग अपनी नैनीताल लेते थे, यहाँ जाके इसकी मतलब वो करवाते हैं ना, पूजा करवाते हैं अपनी कारवारों की है ना। तो ये जो मोती डूंगरी है ना, गणेश मंदिर पे स्थित है। और ये जगतपुरा की ओर चलते हैं ना, जब हम जगतपुरा की ओर चलते हैं ना, तो ये मोती डूंगरी आता है ना, गणेश मंदिर होते हैं। और जो ये झालाना डूंगरी है ना, झलाना जो कि आमागढ़ लेपर्ड, मतलब जो आमागढ़ है ना, लेपर्ड यानी जो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, ये जयपुर में है, ठीक है। कौन सा, झालाना डूंगरी, झालाना आमागढ़ है ना। जब झालाना डूंगरी कहाँ है, तो ये झालाना डूंगरी जानते हैं, डूंगरी जहाँ आ जाए, डूंगरी जहाँ पे आ जाए ना, वो उसका मतलब है जयपुर। तो ये जो झलाना है ना, झलाना किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो झलाना जो आमागढ़ जो स्थान है, वहाँ पे क्या है, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो लेपर्ड है ना, लेपर्ड जानते हो, वो जानवर आता है, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की जैसे ये प्रसिद्ध है झालाना डूंगरी है, जो कि जयपुर में है। ईगल हिल्स, ईगल मतलब समझ रहे हो, ईगल हिल्स चील यानी कि चील की पहाड़ी कहाँ है, ये जयगढ़ का किला जो है ना, अपने राजस्थान में जो जयपुर में जयगढ़ का किला है ना, ये स्थित है। कौन सा, ईगल हिल्स। ईगल हिल्स की जो पहाड़ी है ना, ये चील की पहाड़ी कहते हैं, ये जयगढ़ किला है ना, उसके पास में स्थित है, जयपुर में है। जयपुर की जो पहाड़ी है ना, जो जयपुर की पहाड़ी चील की पहाड़ी कहा जाता है। तो जयगढ़ की जो पहाड़ी है ना, उसको चील की पहाड़ी कहा जाता है। ये चील का टीला या चील का टीला भी कहा जाता है ना दोस्तों, या चील का टीला भी कहा जाता है। अब आएगा बाबई या चुलगिरी हिल्स। जो ये बाबई या चुलगिरी जो हिल्स है ना। अब आएगा बरबड़ा हिल्स, उसका बरबड़ा हिल्स, ये भी जयपुर में ही है। और जो सेवर हिल्स है, ये सावी नदी का उद्गम कहते हैं। जो सावी नदी है ना, उसका उद्गम कहाँ से होता है, सेवर हिल्स का है। ये सेवर हिल्स कहाँ पर है, ये जयपुर में है, ठीक है दोस्तों। ये रहा सेवर हिल्स, ये जैसे राजस्थान है ना, ये जयपुर है। जयपुर में जो सेवर हिल्स है ना, यहाँ से कौन सी, सावी नदी का उद्गम होता है, जो कि इधर जाती है ना, इधर जाती है ना, सावी नदी का उद्गम होता है। और जो ये नाग, ये कौन सी है, ये है नाग की पहाड़ी है ना, नाग की पहाड़ी का उद्गम भी जानते हो ना, यहाँ से नाग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सेवर हिल्स है, सावी नदी का उद्गम हो गया। अब आएगा मनोहरपुर हिल्स। ये मनोहरपुर हिल्स है ना, इस पर यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से मैथा नदी या मेड़ा नदी है ना। तो ये मैथा नदी है, मेड़ा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये मनोहरपुर हिल्स
जो मनोहरपुर झील है जो कि जयपुर में है, यहाँ से मैथा नदी का उद्गम होता है ना। और जो कोटापतली है ना, अब जो कोटपतली भैरव ये जो जिला है, ये जो जिला है कोटपतली भैरव, यहाँ से कौन कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ महादेव जी जो महादेव जी है ना, महादेव जी की जो डूंगरी है ना यहाँ पर स्थित है, कोटपतली में स्थित है ना। और ये गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश भीम डूंगरी और बीचक की पहाड़ियाँ है ना, ये चारों क्या है बेराट सभ्यता, जो अपन जानते हैं राजस्थान की जो पुरानी जो सभ्यता है ना, बेराट सभ्यता है ना, विराटनगर जो पहले इसको जानते थे विराटनगर, जो कि विराटनगर से संबंधित है, तो ये विराट सभ्यता को ही, तो यहाँ जो पहाड़ियाँ स्थित है ना इसका नाम है महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक की पहाड़ियाँ। और जो बेराट हिल्स है ये बाण गंगा का उद्गम स्थल, जो बाण गंगा है ना इसका उद्गम स्थल कौन सा है, उद्गम है कोटपतली बैरोड है ना, कोटपतली बैरोड है ना। तो बेराट हिल्स का जो बाण गंगा है उसका उद्गम है ना, जो बाण गंगा जानते हो ना, जब जयपुर के अंदर वो कोटपतली बैरोड में ना बाण गंगा, यहाँ का पानी जाता है ना, बाण गंगा का पानी भी आता है ना। तो विराटगढ़ हिल्स है ना, जो बाण गंगा का उद्गम का है कोटपतली बैरोड के अंदर है ना। अब जो ये सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर, यहाँ पे कौन सा है, तो सवाई माधोपुर में ये चौथ का जो बरवड़ा है ना, यहाँ ये क्यों प्रसिद्ध है, ये जो पहाड़ी है क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो चौथ माता का मंदिर स्थित है यहाँ पे, कौन सा है, चौथ माता का मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में चौथ का जो बरवड़ा है ना, वहाँ पे चौथ माता का मंदिर स्थित है। और सीसा जस्ता के भंडारण की फेमस है। और जो चौथ का जो बरवड़ा है क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सीसा जस्ता के भंडारण फेमस है, यहाँ के जो सीसा जस्ता के भंडारण है, यहाँ भंडारण मिले हैं सीसा जस्ता के, इस कारण ये चौथ का जो बरवड़ा है ना ये फेमस है, ठीक है, समझ गए ना। अब 1973 के टाइगर रिजर्व भी यहाँ, 1900 टाइगर रिजर्व भी रहा है ना, जानते हो ना सवाई रणथंभौर क्यों प्रसिद्ध, जानते हो, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ना। तो झुंझुनू जानते हो, झुंझुनू में कौन सी पहाड़ी है, ये बबाई हिल्स, तो ये बबाई हिल्स ना ये झुंझुनू में है, कौन सी, बबाई हिल्स का है, झुंझुनू में है। अपन शिखर की बात करेंगे ना, शिखर मतलब दोस्तों शिखर का है मालखेत की पहाड़ी कहाँ है, शिखर के अंदर है। जो ये माल है ना, मालखेत की पहाड़ी कहाँ है, शिखर के अंदर है। और जो खंडेला हिल्स है ना ये कातली नदी का उद्गम है, तो ये खंडेला जो हिल्स है ना ये कातली नदी का उद्गम माना जाता है। तो हम बोलेंगे कातली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हम बोलेंगे शिखर के अंदर जो ये खंडेला जो हिल्स है ना, शिखर के अंदर जो खंडेला हिल्स है वहाँ से कातली नदी का उद्गम होता है। और जो रोहिला क्षेत्र है, जो ये रोहिला क्षेत्र है ना, रोहिला क्षेत्र, अब ये जो रोहिला क्षेत्र है ये कहाँ पर, ये शिखर के अंदर है। और ये जो रोहिला क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ यूरेनियम है ना, जो यूरेनियम का भंडार यहाँ पाया गया है, इस कारण यहाँ पर क्या है, इसका वो माना जाता है ना, यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रोहिला क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ यूरेनियम का जो भंडार है ना, यूरेनियम का भंडारण पाए गए हैं, यूरेनियम जानते हो, यूरेनियम, हाँ, जो यूरेनियम का जो भंडार है ना ये रोहिला क्षेत्र में मिला है ना ये। अब है काजल हिल्स, अब जो ये काजल हिल्स है ना ये जीण माता मंदिर 6th रोप वे, तो ये जो काजल हिल्स है ये जीण माता मंदिर 6th रोप वे है यहाँ पे ना। तो शिखर के अंदर जो काजला हिल्स है यहाँ पर क्या है, जीण माता यानी 6th जो रोप वे है ना ये यहीं पर स्थापित है, कहाँ है, काजला हिल्स है ना। जो काजल हिल्स है ना, जीण माता का मंदिर यहीं स्थित है, काजल हिल्स में है। और यहाँ पे ना 6th नंबर की कैंप है, रोप वे है ना, रोप वे यहाँ लगाई गई है ना राजस्थान में। तो हर्ष पर्वत यानी हर्षनाथ मंदिर, जो ये हर्ष पर्वत है ना, यहाँ क्या है, हर्षनाथ मंदिर। तो जो ये हर्षनाथ जो मंदिर है ना इन्हीं के नाम पे हर्ष पर्वत रखा गया है, जो अलवर है। अब अलवर में कौन सी पहाड़ी है, तो अलवर में हर्षनाथ पहाड़ी है ना। अलवर में कौन सी, हर्षनाथ पहाड़ी भी है। और उदयपुर पहाड़ी, जो कि उदयपुर पहाड़ी कहाँ पर, रूपरेल नदी का उद्गम, उदयनाथ की पहाड़ियाँ